देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज होती क्यों है। जब हम डायबिटीज को समझ लेंगे कि डायबिटीज क्यों होती है, तभी हम उसके बारे में कर सकेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने के कारण होता है, जिसके कारण हमारा हार्ट, आंखें, किडनी, कान, नर्व्स, डिफरेंट न्यूरोपैथीज हो जाती है। और ये किन में ज्यादा होती है? जिनमें सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ओबीज ज्यादा होते हैं। और इसको जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये समझना है कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। देखिए, जो आपकी एब्डोमिनल फैट है ना, जो उसका एडिपोज टिश्यू है, वो उसमें डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म होते हैं, और जिसकी वजह से एडिपोकाइन डिसरेगुलेशन होता है। यानी कि आपकी फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके बेसिक फैक्टर्स क्या क्या है? हमारा लाइफस्टाइल फैक्टर है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, गट डिसबायोसिस है, एपिजेनेटिक्स है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर सबसे कम चर्चा की गई है, वो है माइटोकॉन्ड्रियल डीरेगुलेशन। यानी कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे सेलुलर लेवल पे जो डिफेक्ट आ रहा है, आज मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। देखिए, केवल पैनक्रियाज ही नहीं है जो डायबिटीज में इफेक्टेड होता है। आपका लिवर, आपकी स्केलेटल मसल्स, आपकी किडनी, आपका ब्रेन, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एडिपोज टिश्यू, यानी कि आपकी शरीर की चर्बी। चर्बी दो जगह की, एक तो आपकी एब्डोमिनल फैट जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, दूसरा जो मसल्स के ऊपर, आपकी मांसपेशियों के ऊपर जो फैट है, वो कैसे डायबिटीज को अफेक्ट करती है, उसके ऊपर भी मैं आज चर्चा करूंगा। तीसरा जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू, यानी कि जो दो कोशिकाओं के इस बीच में स्थान होता है, हम आज इसको इंटरस्टिशियल टिश्यू को एक ऑर्गन मान के चलते हैं, क्योंकि पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू से, पूरी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो इंटरस्टिशियल टिश्यू से गवर्न होता है। और हमें ये समझना होगा कि जो फैट है उसका डिसरेगुलेशन जो है वो लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, और ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करके हमारे अंदर जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। डायबिटीज में जो जनरली बात कही जाती है क्यों होती है? बीटा सेल डिसफंक्शन, यानी कि इंसुलिन का सिक्रीशन जब कम हो जाता है तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो अल्टर हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसका मतलब है कि जो ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इंसुलिन के डिस्टर्ब होने की वजह से, लिवर के डिस्टर्ब होने की वजह से, उसको हमारा बॉडी, यानी कि मेनली हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी फैट सिस्टम, हमारा लिवर, उसको संभाल नहीं पा रहा है। और उसको जब ये डिसरेगुलेट हो रहा है तो हमारा जो एटीपी है वो उसका डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहीं पे मैं एक बात बता देना चाहता हूं नेचुरोपैथी की। हम इंटरस्टिशियल टिश्यू को, ये जो है इंटरस्टिशियल टिश्यू आकाश मुद्रा में आता है, आकाश से गवर्न होता है। और आकाश जो है अभ्यंगम से, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी से, फास्टिंग से गवर्न होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, हम डाइट के ऊपर चर्चा करते हैं, और डाइट के अंदर जो न्यूट्रिशनल फैक्ट है कि हम जब वेस्टर्न डाइट लेते हैं, यानी कि हम जो है ट्राइग्लिसराइड वाली फास्ट फूड लेते हैं, तो क्या होता है, उससे स्पाइक्स आती है, और जो स्पाइक्स आती है उससे ऑक्सीजन स्पीसीज रिलीज होती है। ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होती है? जब माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग होती है तो हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज रिलीज होती है, जिनको हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन करते हैं। और जब ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है, तब क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शन होते हैं, और यही जाकर के हमारे बीटा सेल पे करता है, और उसकी वजह से आपका पेनक्रियास की वर्किंग स्लो हो जाती है, और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और यही
जब हमारे स्केलेटल मसल पे काम करता है तो आपके इंसुलिन के कारण जो ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है उसका अपटेक नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस होता है। देखिए, हमने चर्चा कर ली कैसे होता है। अब हम एक एक ऑर्गन को लेते हैं। हम लेते हैं अब सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद में कहा गया है कि जैसा भोजन कीजिए वैसा ही मन हो। यानी कि आप अपने इमोशंस को, आप अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए जो हमारा जो फ्लोरा है वो आपके इम्यून सिस्टम को, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। और ये माइक्रोबायोटा जो है ना, वो गट की जो बैरियर इंटेग्रिटी है उसको करता है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जो सिंथेसिस होती है मेटाबोलाइट्स की उसको कंट्रोल करता है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं बताना चाहता हूं माइक्रोबायोटा के बारे में। जो आपके बॉडी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड सिंथेसिस होती है ना, वो आपका क्या करती है, वो गट की बैरियर को बढ़ाती है, आपके पेंक्रियाटिक बीटा सेल के प्रोलिफरेशन को बढ़ाती है, आपकी इंसुलिन की बायोसिंथेसिस को बढ़ाती है। ये जो है आपके हाई फैट कंजम्पशन से, ट्राइग्लिसराइड के वजह से, ट्रांस फैट की वजह से आपका गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाता है जंक फूड की वजह से। तो जब हम इसको कल्प के द्वारा, बस्ती के द्वारा, एनीमा के द्वारा ठीक करते हैं तो वो करेक्ट हो जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, कहा जाता है कि ओबेसिटी कम कर लीजिए, और ओबेसिटी के लिए बहुत सारे लोग जो आज डाइट बता रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, पर वो फैट डाइट बता रहे हैं। तो जब भी आप कीटो डाइट लेंगे तो आपकी इंटेस्टाइन का वर्किंग, माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप ग्लूकोज का लेवल डाउन कर रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट कम लेकर के ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कर रहे हैं, और टेम्पररीली आप अपनी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को, आप जो है एंटी डायबिटिक ड्रग की रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं, परंतु साइमल्टेनियसली आप अपनी डिसीज को प्रोलिफरेट कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं हाई फैट डाइट लेकर के। आपको क्या करना है, आपको कीटो डाइट को अवॉइड करना है, या बहुत ही समझ समझ के साथ किसी डायबिटिक फिजिशियन है, या न्यूट्रिशनिस्ट है, या जो आपके नेचुरोथेरेपिस्ट है, उनकी निगरानी में आपको इसको करना है। आप, एक और महत्वपूर्ण बात है, आपने अपनी डायबिटीज को लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से कंट्रोल कर लिया तो क्या होगा, आपकी डायबिटीज क्योर नहीं हुई है, आपकी मेटाबॉलिक मेमोरी होती है जो आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, एपिजेनेटिक्स को, आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को अपनी मेमोरी में रखती है, और आपकी बॉडी के अंदर ग्रेजुअली वो इफेक्ट करते रहते हैं, और आपके किडनी को, आपके ब्रेन को, आपकी नर्व्स को अफेक्ट करते रहते हैं। आपको लगता है कि मेरी ब्लड शुगर कंट्रोल है, पर अंदर ही अंदर आप प्री डायबिटिक स्टेट में होने की वजह से आपको जो डायबिटीज के साइड इफेक्ट है वो होते रहते हैं। लिहाजा आपको दूसरे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसके द्वारा आप अपनी डायबिटीज को क्योर कर सकें। एक महत्वपूर्ण केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं आयरिसिन। ये आयरिसिन क्या होता है, ये ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है, और जब ये ग्लूकोज टॉलरेंस को बढ़ाता है तो हमारे एजिंग प्रोसेस जो डायबिटीज से जल्दी होने लगता है, जो ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स है, डोपामीन है, इन सबको एनहांस करता है। और ये कब, आयरिसिन का प्रोडक्शन कब बढ़ता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। कहाँ से बढ़ता है, स्केलेटल मसल से बढ़ता है। और ये जो है ना, हम जब रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि मुग्दर चलाते हैं, गदा चलाते हैं, जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, और एक्सट्रीम टेम्परेचर पे जाते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड शावर लेते हैं, ठंडी गर्म पट्टी रखते हैं, तो उसको हम तेज गर्म पट्टी रखेंगे और तेज ठंडी पट्टी रखेंगे तो वो काम करेगा। एक और होता है वाइब्रेशन, और सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशन कौन सा होता है, जो हम भ्रामरी में करते हैं या हम भस्त्रिका में करते हैं, और उससे भी अच्छा होता है जब हम अग्निसार में करते हैं। ठीक है ना। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के टॉपिक की है, डायबिटीज क्यों होती है। डायबिटीज
होती है जब आपके माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, यानी कि सेलुलर लेवल पर जो पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। उस वक्त क्या होता है, आपके एनर्जी का इनटेक और एक्सपेंडिचर डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या होता है, आपके फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स जो है आपके स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करके आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को करेक्ट करना है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स है, जैसे आपका ब्लड में फ्री ऑक्सीजन है रैपिड शैलो ब्रीदिंग के द्वारा, स्ट्रेस के द्वारा, और इसको हम करेक्ट कर सकते हैं डीप एक्सटेंडेड एक्सेलेशन एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, हम हमिंग भी कहते हैं, हम गुनगुनाना भी कहते हैं। तो जब भी हमारा डिक्रीज्ड माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन होगा तो हम प्री डायबिटिक स्टेज में जाने लगेंगे। तो हमको क्या करना है, प्री डायबिटिक स्टेज को से बचने के लिए, हमें फ्री रेडिकल्स से बचने के लिए हमें फ्री रेडिकल्स को खत्म करना होगा, हमें उन्हें काउंटर करना होगा साइट्रस फ्रूट्स के द्वारा, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के द्वारा, बीट रूट के द्वारा, वाटरमेलन के द्वारा। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, हमारे पूर्वज बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा ना 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन, 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थ। यानी कि उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि 50 साल के जिस दिन हो गए उस दिन अगर आपको बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहे हैं तो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे, आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे, जिसमें हाइपरटेंशन आता है, ओबेसिटी आती है, डायबिटीज आती है, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज आती है। ये सारी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स पे और फ्रूट्स पे चले जाना होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर हमें बचाना है तो ये सबसे ज्यादा होता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड से। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कब रिलीज होते हैं, जब हम स्ट्रेस होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इस पर बार बार चर्चा करी है, और महर्षि पतंजलि ने जो पहले 2 सूत्र कहे ना, पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासन, जब भी आप डिसिप्लिन लाइफ रहेंगे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा। दूसरा क्या कहा है, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और जब आप शांत होना सीख जाते हैं, मुस्कुराना सीख जाते हैं, आप अपने कॉर्टिसोल का रिलीज को रोकना सफल हो जाता है, उस वक्त आपका जो एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक इंसुलिन सेंसिटिव ऑर्गन है वो शांत हो जाते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और इस वक्त ही आप जो है आप विन विन स्टेज में आ जाते हैं। तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए स्केलेटल मसल्स को करना होगा, एडिपोज टिश्यू को करना होगा, लिवर को करना होगा, और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया करना होगा। तो डाइट से आपको अपना कंट्रोल नहीं करना है, आपको स्केलेटल मसल से करना है, एडिपोज टिश्यू को ठीक करना है, लिवर की फंक्शनिंग को ठीक करना है, माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग को ठीक करना है। ठीक है ना आपको। तो स्केलेटल मसल्स में क्या है, आपकी स्केलेटल मसल्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। क्या हुआ, आपने एयर कंडीशनर 18 पे चला दिया तो आपका मसल्स पे आपका जो ग्लूकोज अपटेक है वो कम हो जाएगा, आपके एरोमा जो है वो आपको करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि सुगंध की जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है। सोशल एनवायरनमेंट, आपके मित्र कैसे हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपकी रंजन जी ऐसे अच्छे लोगों से मित्रता है तो आप शांत होंगे, आपकी स्केलेटल मसल्स अच्छा काम करेंगी। और जो एनवायरमेंटल नॉइस है ना, नॉइस पोल्यूशन, उसकी वजह से भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जो आपकी मांसपेशियों के ऊपर चर्बी होती है ना, वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। लिहाजा हमें क्या करना होगा, हमें अपने एडिपोज टिश्यू को ध्यान में रखना होगा। एडिपोज टिश्यू ना खाली सुंदरता नहीं करते हैं,
ये एक बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये मेटाबॉलिक होम्योस्टेसिस करता है, ये कोगुलेशन को इफेक्ट करता है, एंजियोजेनेसिस को इफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है, वेस्कुलर टोन को इफेक्ट करता है, एपेटाइट को रेगुलेट करता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म को करता है। और ये कैसे कंट्रोल होता है? आपके अभ्यंगम के द्वारा, आपके हॉट एंड कोल्ड शॉवर के द्वारा, आकाश तत्व के द्वारा, ओवरनाइट फास्टिंग के द्वारा, मुस्कुराने के द्वारा। आपका जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है उसको जब जब आप एक्टिवेट करेंगे तो ये कंट्रोल होगा। शून्य मुद्रा भी इसके लिए आपको काम करेगी। लिवर के लिए आप जो है डाइट को कर सकते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। देखिए, आप जब भी एज आपकी बढ़ने लगती है, बुक कहती है 20 साल के बाद, प्रैक्टिकली जो मैंने जीवन में देखा है 30 साल की आयु के बाद हर डिकेड में आपका 10% स्केलेटल मसल मास कम हो जाता है, 10% बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को घटने नहीं देना है, आपको अपने स्केलेटल मसल मास को घटने नहीं देना है। तो क्या करना है? आपको अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है और स्केलेटल मसल को बढ़ाना है, एडिपोज टिश्यू को कम करना है। ठीक है ना? तो आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए क्या करना है? अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन को बढ़ा देना है। यानी कि आपको 1 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक अपने शरीर के वर्किंग के आधार पर क्या चाहते हैं, आपको 1 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से प्रोटीन को बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। ध्यान दें, आपको कार्बोहाइड्रेट की जगह फैट को नहीं बढ़ाना है। पानी ज्यादा पीना है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने हैं, जिसको हम पुशअप कह सकते हैं और आपके दंड बैठक कह सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं, कोई भी विग्रस एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, स्पाइसी फूड ले सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ है रात के 10 बजे सो जाना, क्योंकि 10 बजे से 2 बजे के बीच में आप अल्फा ब्रेन वेव में जाते हैं और आपको उसका फायदा होता है। जब भी आप नहाएं तो उस वक्त आप एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड से हॉट एंड कोल्ड शॉवर लेंगे तो आपकी बॉडी स्टिमुलेट होगी और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। आप नहाने से पहले, नहाने के बाद जो है ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन टॉवल से कर सकते हैं और वो अभ्यंगम का काम करेगा। अगर समय की कमी है तो टॉवल से फ्रिक्शन ही आपका काम करेगा। तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। हम सब जानते हैं कि 2 से 3 घंटे पर वीक की एक्टिविटी काम करती है। 40 मिनट की एक्टिविटी से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु अगर आप हैवी वेट से करते हैं, मुग्दर से करते हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट 48 घंटे के लिए बढ़ जाता है। तो 48 घंटे के लिए बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो यानी यकीन मानिए कि अगले दिन तक भी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ेगा, आपके जो ब्लड में ग्लूकोज है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो आपको डाइट की जगह इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। आपको क्या करना है? लिवर के लिए लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लेनी है, ब्रोकोली लेनी है, कॉलीफ्लावर लेनी है, और जो सबसे उत्तम है वो मूली के पत्ते आपको अद्भुत काम करते हैं लिवर मेटाबॉलिज्म को रेट करने के लिए। साइट्रस फ्रूट्स काम करते हैं। जो नीम है, नीम का एडजुवेंट बहुत बढ़िया आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। जो डायबिटीज में लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है ना, वो अच्छा काम करता है। मेथी बताई जाती है, पर मेथी को आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आप उसे अंकुरित कर लेंगे ना, अंकुरित 4 दिन बाद होती है और जैसे ही वो अंकुरित होती है तो वो उसमें आपके ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपके मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो जब आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है तो आपको 4 गुना होता है। अब हम अंतिम बात करेंगे डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग की। जब बच्चा पैदा होता है, जब हम सो जाते हैं, कहते हैं ना जब हम सो जाते हैं तो बॉडी में हीलिंग होती है। क्यों होती है हीलिंग? क्योंकि उस वक्त
हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग में चले जाते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग में चले जाते हैं। उस वक्त हमारी इड़ा नाड़ी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जिससे पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारी मसल्स की फंक्शनिंग बढ़ती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, ऑक्सीजन का अपटेक बढ़ के माइटोकॉन्ड्रिया की वर्किंग अच्छी हो जाती है, लंग परफ्यूजन बेटर होता है, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, हार्ट रेट डाउन हो जाता है, और जो है उस वक्त हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को क्योर करती है वो बेटर काम करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड कब रिलीज होती है? जब हम ओम का चैंटिंग करते हैं। ओम की चैंटिंग में क्या होता है? ओम में 3 होते हैं, अकार, उकार, मकार। और जब हम मकार के साथ करते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है ये लाइपोलाइसिस कहती है, हमारी बॉडी की फैट को खत्म करती है, इंसुलिन सेंसिटाइजेशन बढ़ाती है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, वेगल टोन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से जो है हार्ट रेट कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड पूरी बॉडी में काम आती है। तो हमें क्या करना है डायबिटीज को क्योर करने के लिए? सिंपल सी बात है, हमें 3 किलोग्राम पेट की चर्बी को हटा करके 3 किलो स्केलेटल मसल्स को बढ़ा लेना है, जिससे हमारा जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और हमें बाकी जीवन भर हमें डायबिटीज के लिए कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि रहे तो 10 से 15 मिनट की हमें इंटेंस एक्सरसाइज जीवन भर करनी पड़ेगी। साथ साथ हम उपवास कर सकते हैं, अभ्यंगम कर सकते हैं, एनिमा ले सकते हैं, मॉडिफाइड लीफी ग्रीन वेजिटेबल डाइट ले सकते हैं। योगा में मैंने जो अपने जीवन में पाया है, मंडूक आसन, अर्धमस्तक आसन से भी ज्यादा अग्निसार और विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा का नाम ही है विपरीत करणी, वो एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करता है, और अग्निसार आपकी जठराग्नि को बढ़ाता है, आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, योगस्थ चित्तवृत्ति में होता है। जब आप अपने अंदर पावर ऑफ फॉरगिवनेस पैदा कर लेते हैं, अनकंडीशनल लव पैदा कर लेते हैं, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता पैदा कर लेते हैं, और सामने वाले को प्यार करना शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं, तो आप जीवन में सफल होते हैं। भगवान कृष्ण ने 5वें अध्याय में 2728वें श्लोक में स्पृशनान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनि मोक्ष परायणा भक्तेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एवं स। मीन्स जब भी आप एक्सटेंडेड एक्सेलेशन के साथ सांसों को जो है इनहेलेशन एक्सेलेशन को कंट्रोल करते हुए, एक्सटेंडेड एक्सेलेशन करके जो है सांस को अपने कंट्रोल करते हुए, अजना चक्र पर ध्यान करते हुए आप जो है आप शांत हो जाते हैं, अंतःकरण में अपने डूब जाते हैं, आप अपनी चित्त वृत्तियों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो समस्त रोगों का नाश हो जाता है। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद।